नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं गद्य कवि। गद्य कवि हम पढ़ रहे हैं गद्य कवि। अब पहले बात आती है गद्य शब्द का प्रकृति प्रत्यय। सबसे पहले हम बात करें प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय की यदि हम बात करें सबसे पहले तो देखिए प्रकृति प्रत्यय की यदि हम बात करें तो गद धातु में यत प्रत्यय लगने से कौन सा प्रत्यय यत प्रत्यय लगने से क्या बनता है गद्यम बनता है। क्या बनता है गद्यम। ठीक है, गद धातु में यत प्रत्यय लगने से गद्यम बनता है, जिसकी परिभाषा की यदि बात करें तो इसकी संस्कृत में परिभाषा होती है। ध्यान से सुनिएगा, यदि परिभाषा की बात करें तो संस्कृत में परिभाषा बनती है कि वृत्त वृत्तबंधोजितं गद्यम वृत्तबंधोजितं गद्यम, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं अपद्य भद्य रचना गद्यम। इसका मतलब निकलेगा अपद्य भद्य रचना गद्यम, इसका मतलब निकलेगा छंदों के बंधन से रहित रचना गद्य कहलाती है। छंदों के तो इसका अर्थ की यदि हम बात करें इसके अर्थ की यदि हम बात करें तो छंदों के बंधन से रहित यदि हम छंदों की बात करें अर्थ की बात करें तो छंदों के बंधन से रहित रचना गद्य कहलाती है। क्या कहलाती है? छंदों के बंधन से रहित रचना गद्य कहलाती है। छंदों के बंधन से रहित रचना गद्य कहलाती है। और गद्य के प्रकार की यदि हम बात करें तो गद्य 4 प्रकार का होता है। गद्य कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ठीक है, अगर गद्य की बात करें तो गद्य 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। गद्य कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आइए उनके बारे में हम समझते हैं। पहले प्रकार की यदि हम बात करें तो पहला प्रकार लेंगे उत्कलिका। उत्कलिका पहले प्रकार की यदि हम बात करें तो पहला प्रकार होगा उत्कलिका, जिसका मतलब निकलेगा समास बहुला। समास बहुल इसका अर्थ निकलेगा समास बहुल।
समास बहुल, इसका अर्थ निकलेगा समास बहुल। ठीक है। दूसरे की यदि हम बात करें 2 नंबर वाले की, तो ये है चूर्णक। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो ये वाला है चूर्णक। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो ये है चूर्णक। चूर्णक, और इसका अर्थ है अल्प समास युक्त। अल्प समास युक्त। अगर तीसरे की बात करें तो उसे कहते हैं मुक्तक। मुक्तक, यह है समास रहित। समास रहित। समास रहित। चौथे की यदि बात करें तो छंदों के अंश से युक्त, इसे कहते हैं वृत्तगंधी। चौथे की यदि बात करें तो इसे कहते हैं वृत्तगंधी। पहला है, पहले इसको लिख लेते। वृत्तगंधी का अर्थ निकलता है छंदों के अंश से युक्त। छंदों के अंश से युक्त। छंदों के अंश से युक्त। ठीक है। पहला निकलता है उत्कलिका। पहला वाला होता है उत्कलिका। दूसरा है चूर्णक। तीसरा है मुक्तक। चौथा है वृत्तगंधी। पहले को कहते हैं समास बहुल। दूसरे को कहते हैं अल्प समास युक्त। तीसरे को कहते हैं समास रहित। चौथे को कहते हैं छंदों के अंश से युक्त। तो गद्य कितने प्रकार का होता है? गद्य 4 प्रकार का होता है। और यदि हम बात करें तो पहला होता है उत्कलिका, इसका मतलब होता है समास बहुला। दूसरा होता है चूर्णक, इसका मतलब होता है अल्प समास युक्त। तीसरा होता है मुक्तक, इसका मतलब होता है समास रहित। चौथा होता है वृत्तगंधी, इसका मतलब होता है छंदों के अंश से युक्त। अब बात करते हैं गद्य काव्य के भेद। ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं गद्य काव्य के भेद। गद्य काव्य के भेद। गद्य काव्य के भेद। भेद, अगर भेदों की बात करें तो इसके 2 भाग हमें करने हैं। कितने भाग? 2 भाग। भेदों की बात करें तो 2 भाग हमें करने हैं। पहले भाग में आएगी कथा और दूसरे भाग में आती है आख्यायिका। आख्यायिका। ठीक है। पहले भाग में आती है कथा, दूसरे भाग में आती है आख्यायिका। आख्यायिका। पहले भाग में आती है कथा, दूसरे भाग में आती है आख्यायिका। अब बहुत ध्यान से हमें इन चीजों को समझना है। कथा में क्या आता है और आख्यायिका में क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इन दोनों की हम चर्चा करते हैं कि कथा में क्या आता है और आख्यायिका में क्या आता है। देखिए, सबसे पहले इधर ले लेते हैं कथा। इधर ले लेते हैं कथा और इधर ले लेते हैं आख्यायिका। एक तरफ हमने कथा ले लिया, दूसरी तरफ हमने आख्यायिका ले लिया, और दोनों के बीच में हम भेद कर देते हैं। ये लो, मतलब भाग कर देते हैं अलग अलग। अब हम इनको समझेंगे कि आखिर इन दोनों का माजरा क्या है। तो पहले शुरू करते हैं। कथा की विषय वस्तु काल्पनिक होती है। तो कथा क्या होती है? काल्पनिक।
कथा क्या होती है? काल्पनिक होती है, ऐसे याद रखेंगे। कथा काल्पनिक होती है और आख्यायिका जो होती है कैसी होती है? ऐतिहासिक। कथा काल्पनिक होती है और आख्यायिका ऐतिहासिक होती है। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है काल्पनिक पात्रों का वर्णन, ये पहली विशेषता हो गई। इसमें काल्पनिक पात्रों का वर्णन, काल्पनिक पात्रों का, सॉरी थोड़ी सी अशुद्धि हो गई, काल्पनिक पात्रों का वर्णन होता है। और इधर जो है किसका वर्णन होता है? आत्मकथा का वर्णन, आत्मकथा का वर्णन। ठीक है, इधर आत्मकथा का वर्णन होता है, उधर काल्पनिक पात्रों का वर्णन होता है। दो विशेषताओं की ओर हम बढ़ गए। अब हम लेंगे तीसरी विशेषता। कथा का विभाजन खंडों में होता है। विभाजन खंडों में, तो इसका जो विभाजन होता है, इसका जो विभाजन होता है, क्या? विभाजन खंडों में। विभाजन किस में होता है? खंडों में। ठीक है, विभाजन खंडों में, खंडों में। और इधर आख्यायिका का विभाजन, इधर विभाजन उच्छ्वासों में, विभाजन उच्छ्वासों में। ठीक है, इधर विभाजन होगा खंडों में और इधर विभाजन होगा उच्छ्वासों में। अगर आगे बढ़ें, को कथा साहित्य की रचना किसी भी भाषा में हो सकती है। ठीक है, किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में हो सकती है, किसी भी भाषा में। और इधर हम बात करें तो केवल संस्कृत भाषा में, केवल कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। यही इनमें जो है अंतर है। अगर हम पहले अंतर से चले तो पहला है कथा काल्पनिक होती है जबकि ऐतिहासिक होती है। काल्पनिक पात्रों का वर्णन, इधर आत्मकथा का वर्णन, इधर विभाजन खंडों में, इधर विभाजन उच्छ्वासों में, इधर किसी भी भाषा में, तो इधर केवल संस्कृत भाषा में। ठीक है, इस प्रकार हमने जो है ये अध्ययन किया। अब कथा साहित्य के दो भेद होते हैं। कथा साहित्य के भी दो भेद होते हैं। अभी तक हमने यहां तक पढ़ा था। अब कथा साहित्य के भी दो भेद होते हैं, सुनिएगा। किसके? कथा साहित्य के भी दो भेद होते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कथा साहित्य के दो भेद कौन से होते हैं। तो आइए उन्हें समझते हैं। कथा साहित्य, कथा साहित्य थोड़े बड़े नहीं हो गए क्या? काफी बड़े हो गए, सॉरी। मैं थोड़ी साइज कम कर लेता हूं इनकी। कथा साहित्य, कथा साहित्य के भेद। कथा साहित्य के हम भेद करेंगे, यहां से दो भाग करेंगे, एक और दो। पहला है नीति कथा, पहला है नीति कथा और दूसरा है लोक कथा। ठीक है, तो कथा साहित्य के भी दो भेद हैं। पहला है नीति कथा, दूसरा है लोक कथा। नीति कथा में पशु पक्षी व उद्देश्य, नीति कथाओं के जो पात्र हैं पशु पक्षी व उपदेशात्मक होता है, जबकि लोक कथाओं के जो पात्र है मनुष्य तथा उद्देश्य मनोरंजनात्मक होता है। इधर उपदेशात्मक है तो इधर मनोरंजनात्मक है। ठीक है, ये उपदेश पर आधारित है तो ये मनोरंजन पर आधारित है।
ये किस पर आधारित है? उपदेश पर। उपदेश पर, तो ये किस पर आधारित है? मनोरंजन पर। इस पर मनोरंजन पर। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। आज यहीं तक, देखते हैं अगली कक्षा में